नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे कानून था तैयार, फिर किस बात का था इंतजार। पेपर लीक को लेकर बढ़ते बवाल को देखते हुए सरकार बैकफुट पर नजर आई है। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू कर दिया गया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्ति सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी थी। पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और इसके साथ ही बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। अब बड़ा सवाल कि सरकार ने आनन फानन में अधिसूचना जारी क्यों की और यदि एक्शन लिया भी गया है तो इसका इंप्लीमेंटेशन क्या सही तरीके से हो पाएगा और क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग पाएगी। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में क्या क्या अपराध की श्रेणी में है। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या उत्तर कुंजी लीक करना, प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना परमिशन क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना, अनाधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठाना यानी किसी सॉल्वर को कैंडिडेट की जगह परीक्षा दिलवाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना, फर्जी परीक्षा आयोजित कराना, परीक्षा सूची या रैंक को लेकर नकली दस्तावेज जारी करना, योग्यता दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना परमिशन छेड़छाड़ करना, परीक्षार्थी की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम में बाधा पैदा करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना और अधिनियम में परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक करना। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या उत्तर कुंजी लीक करना। तो एंटी पेपर लीक कानून जो है, मुझे लगता है 2024 में क्या प्रावधान है, क्या सजा का प्रावधान है, किस तरीके से नोटिफिकेशन आया, सारी चीजें ठीक है, बहुत अच्छा बनाया आपने, लेकिन क्या उसको उस तरह से इंप्लीमेंट आप करा पाएंगे? क्या इस बात की कोई गारंटी है कि इस तरह की घटनाएं या इस तरह का जो पेपर लीक है वो दोबारा नहीं होगा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? क्या इस बात की कोई गारंटी है? ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है कि ठीक है, आप कानून बनाने की बात करते हैं, लेकिन कानून पहली बार तो नहीं बन रहा, कानून तो पहले ही बना, मंजूरी तो फरवरी में मिल गई थी। तो क्या इंतजार किया जा रहा था कि परीक्षा होगी, सब लीक होगा, हम मोटी मोटी रकम को कमा लेंगे, उसके बाद हम सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, लागू भी कर देते आप? क्योंकि जहां तक लोकसभा की बात है, ये तो अभी काफी टाइम बाद हुआ, 5 मई को आयोजित हुई थी नीट की एग्जाम। इन सब से हटके तमाम पेपर लीक को जो कानून बनाया जाना था, वो तो जब तमाम चीजें फरवरी में हुई, राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा से चीजें हो गई, फिर कहां परेशानी थी इसको लागू करके तमाम चीजें करने में? अब आप इसको क्यों आधी रात को ही एकदम से सारी चीजों को कर रहे हैं? देखिए, कर रहे हैं अच्छी बात है, पर पहले क्यों नहीं हुआ, ये सवाल तो उठेगा। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए उपेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जयप्रकाश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव शर्मा। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले उपेंद्र जी आपसे करना चाहती हूँ। आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, पहुंच। उपेंद्र जी,
देर रात से नोटिफिकेशन जारी होता है, तमाम चीजों को इंप्लीमेंट कराने की बात हो रही है। अच्छी बात है, छात्रों के भविष्य के लिए कम से कम अब सोचा जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब क्या फायदा, तमाम चीजों को फिर से करेंगे, भविष्य में क्या ये तमाम चीजें अब नहीं होंगी, इस बात की कोई गारंटी है? बहुत अच्छी कि हम इतना जुर्माना लगाएंगे, हम इतने साल की सजा देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मेरा मुख्य सवाल यह है कि फरवरी में जब ये पारित हो चुका था तो इसको उसी समय पे लागू करके इंप्लीमेंट कराया जा सकता था, क्यों रुके? देखिए, लागू करने की एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया में समय लगता है। दूसरी बात बता दें कि उसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, उसमें कोई नया राजपत्र जारी नहीं हो सकता है। ये सारी स्थितियां थी, इसके कारण उसमें देर होती चली गई। और अब चुनाव होके जब नई सरकार का गठन हुआ है तो सरकार ने उस पर फैसला लिया, और फैसला लिया, एक कड़ा फैसला लिया कि उसमें जो गैर जमानती वो कानून है और सजा 3 साल का सजा का प्रावधान है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति जाहिर होती है कि किसी न किसी तरह से जो बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षा माफिया खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाई जाए। जी ठीक है, चलिए जयप्रकाश जी, क्या समझते हैं इस पूरे मामले से? ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ देर रात से, इस चीज को कानून मतलब एकदम से बन गया, सब चीजें हो गई, वो तो बना बनाया था। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, संतुष्ट है विपक्ष इससे? जयप्रकाश जी, आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट किया है क्या? अनम्यूट कीजिएगा। जयप्रकाश जी बोलिए। चलिए, आवाज जयप्रकाश जी की नहीं आ रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राजीव जी, क्या है इस पूरे मामले में? जो होना था वो तो हो गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में अलग याचिका लगी हुई है, 8 जुलाई पर उस पर डिसीजन होना है। उसके पहले तमाम चीजें हो गई हैं, अब तो सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। कुल मिला के सिर्फ नेट या नीट का एग्जाम नहीं था, ये जो पूरा कानून आया है, ये तमाम पेपर लीक की जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर है, जिसमें पूरे 15 पॉइंट्स डाले गए हैं कि क्या सजा का प्रावधान है। अच्छी बात है, लेकिन ये फरवरी में पारित हो चुका था, तो क्या वेट कर रहे थे कि इस तरह से कोई चीज हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे? या जिस तरह से अभी उपेंद्र जी कह रहे थे कि लागू करने के लिए कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है, तो क्या 4 से 5 महीने की प्रक्रिया हो गई? फरवरी के बाद देखिए ना, 5 मई को तो नीट का ही एग्जाम हुआ, ठीक है, मतलब मार्च अप्रैल में 3 महीने तो यही हो गए, इलेक्शन तो अभी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि क्या एक मानते हैं आपको ये देरी का कारण कुछ और था, या फिर क्योंकि फंस गए हैं सरकार इसलिए बैकफुट पर है? देखिए राखी जी, गांव की एक कहावत है कि तुम्हारा मर्जो सारा कुंबा, मेरी भागदौड़ में कमी हो तो बता। जिसका भविष्य से खिलवाड़ हो रहा उसका होता रहो, जिसका जीवन चौपट होता है होता रहो। सरकार ने तो कह दिया कि हम तो कानून भी ले आए थे, पास भी करा लिया, और चुनाव आगे थे, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन और गजट नोटिफिकेशन लाने में दिक्कत हुई। आज ये कोई पहला मामला तो है नहीं पेपर लीक का। इससे पहले मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला आया था, अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला आया था। ये कोई पहला मामला थोड़ा ही है भाई। अब बरसात आ रही है, जिस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि जब बरसात आती है, नाले शहरों में, नाले गलियों में जल भरा होता है, और फिर हम नगर निगम, नगर पालिका सफाई करने के लिए बुलडोजर लेकर दौड़ती है कि भाई सफाई की जा। फिर दोष दिया जाता है कि नाले साफ नहीं थे इसलिए जल भरा हुआ, समथिंग समथिंग। उसी तरीके से ये अपना पीछा छुड़ाने वाली जिम्मेदारी की बात है कि भाई देखो, हमने तो कानून भी बना दिया था, रातों रात हमने भाई लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कहने वर्ष पीछे थोड़े छूट जाएगा कि भाई चुनाव पहले थे तो चुनाव जरूरी थे और ये कानून बाद में था। सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो, मैं पर्टिकुलर किसी सरकारों को नहीं कह रहा, और उनकी जिम्मेदारियां सरकारों की बच्चों के, देश के नागरिकों के भविष्य से जुड़ी हुई ज्यादा होनी चाहिए। चुनाव सेकंड प्रायोरिटी पे होना चाहिए, पहले देश के नागरिकों का
और देश के बच्चों का भविष्य होना चाहिए। मगर देश की राजनीति में तमाम राजनेताओं को अपने चुनाव की, अपनी सत्ता की चाहे परीक्षार्थी कहीं भी जाए, उनके भविष्य के साथ कुछ भी हो, वो सेकंड मैटर हो जाता है देश में। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, और कानून वो आज से बहुत पहले बन जाना चाहिए था। अब बात आती है इसके इम्प्लीमेंटेशन की, कि जो नोडल एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां हैं, क्या वो इसका निष्पक्षता से उपयोग करके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगी, या फिर वही होगा कि जिस तरीके से देश में बहुत सारे कानून बने हुए हैं और उसमें छोटी छोटी मछलियां तो जाल में फंस जाती है, मगर बड़ी मछलियां और मगरमच्छ जो है जाल को फाड़ करके कानून का सहारा लेकर के उसमें गुणा भाग और उपयोग दुरुपयोग का सहारा लेकर के सांप बच निकलते हैं। देखना इस बात का होगा। ठीक है, चलिए जयप्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। मेरी हाँ। जा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, थोड़ी सी कम आ रही है, पर ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं समझ पाऊं। अपनी बात रखिएगा। दरअसल क्या है कि जितनी भाजपा शासित सरकारें हैं, वही पर्चा क्यों लीक होता है? 10 साल में 70 पर्चा लीक हुए हैं, 70 बार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का जो पर्चा लीक हुआ, वो गुजरात से करेक्शन बताया जा रहा है। अभी वहां के डिप्टी सीएम है बिहार के, जो सरगना है, उनसे जो है गुलदस्ते भेंट कर रहा है। व्यापक घोटाला इन्हीं की सरकार में हुआ था। जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, बताया जाता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश इसकी फैक्ट्री है। तो आप बताइए कि ये कानून लाना था तो 10 साल की आपकी सरकार थी, उस पीरियड में क्यों नहीं लाए? तमाम अपराधी पकड़े जाते। इनकी सरकारों में जितने बैंक लोन लेकर के लोग भागे हैं, इन्हीं की सरकार में भागे हैं। तो आप खुद बताइए कि जब ये अपराधियों को कुछ संरक्षण देने वाले हैं, शिक्षा से इनको कुछ लेना देना नहीं है, इनको वोट न दे वो हिंदू नहीं है, अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, अनाप शनाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि इनके सरकार में इन अपराधियों का भरण पोषण हो रहा है। तो इस कानून का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये लाए हैं, अपने लोगों को से बचा के ले चले जाएंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये बस दिखावटी है। करना होता तो जो 2014 में इनकी सरकार आई, 2019 में ही कर दिए होते। लेकिन करना धरना कुछ नहीं है। भारतीय नागरिकों को मूर्ख बनाना है इनका, यही एक काम है, एक कहीं पेशा है। धर्म की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। एक भी आप बताइए, 18,000 करोड़ का अटल जी के नाम पर पुल बना है, उसमें दरारें आ रही हैं। बिहार में एक पुल बना है, उद्घाटन से पहले धराशायी हो जा रहा। तो इनके वहां तो करप्शन, भ्रष्टाचार फले फूले हैं। मणिपुर की दशा देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की दशा आप देख ही रही हैं। ये शपथ ग्रहण कर रहे हैं, अब पता चल रहा है आतंकवादी हमले हो रहे हैं। नोटबंदी के फायदे आ रहे हैं, धारा 370 के फायदे दिखाई दे रहे हैं। कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस देश को भुगतना पड़ेगा। सब कुछ ऑलवेज वेल था क्या? सब ठीक था क्या? देश में रामराज था क्या? नहीं, किसके सरकार में रामराज था? इतना करप्शन तो नहीं था भाई साहब। 1980 में मैं भी सेना में भर्ती हुआ था। अरे चवन्नी नहीं लगा था। आपकी सरकार है, वहाँ विधानसभा में कानून पास करा लीजिए ना, इनसे बेहतर कानून पास करा करके दिखाइए। देखिए जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आप देख लीजिए कि हमारी तेलंगाना में सरकार है, 2 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया। आरोप लगाएंगे 2 लाख कर्जा माफ हुआ। हमने जो कहा है वो किया है। इनके तरह से ढकोसलेबाजी नहीं करते हैं।
देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पूरे मामले को लेके आगे किस तरीके से ये घटनाएं ना हो उस पर ध्यान दिया जाए। जो राज्य एक्शन ले सकता है वो राज्य उस पर डिसीजन ले, जहां केंद्र से चीजें हो रही हैं वो केंद्र देखे। मुझे लगता है संसद में यदि तमाम चीजें हुई हैं, यदि राज्यसभा से चीजें हो चुकी हैं और कानून बन चुका था तो फिर इंप्लीमेंट होके जारी ये पूरा किया जा सकता था, ऐलान हो सकता था, इस चीज का इंतजार नहीं होना था। मुझे लगता है सारी चीजें पहले से बन चुकी थी, ये कोई नया कानून बन के अभी नहीं आया कि एक ही रात में सारे पॉइंट्स हमने फटाफट निकाल दिए कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूं, इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देके इसे कानून में बदल भी दिया था। फिर इतनी बड़ी धांधली या इतना बड़ा भ्रष्टाचार या इस तरह का मामला आना ही नहीं था। बावजूद आया है तो निश्चित तौर पर केंद्र में जिसकी सरकार वो कटघरे में आएगा। अब जहां तक दूसरी बात हो रही थी पुराने समय की, तो ये बात सच है ना। देखिए, शुरू से अभी तक क्या सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से ही चला है? भ्रष्टाचार हुआ, इस तरह की घटनाएं हुई, हमेशा हुई हैं, लेकिन रोक क्यों नहीं लग रही है? जनता तो अपना जनप्रतिनिधि, देखिए जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, तीसरी बार मौका मिल गया तो करे ना इस पे वर्कआउट। आज ही क्यों ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं? पहले से चली आ रही है तो क्यों काम नहीं किया? सेम चीज विपक्ष पे भी लागू होती है कि वो भी उस ताकत के साथ, इस बार तो एक अच्छा विपक्ष भी मिला है तो कम से कम उस चीजों के पॉइंट को लेके बात तो रखें। आज इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि अब ये चीजें क्यों आ रही हैं, तो इस पर काम करने की जरूरत है। उपेंद्र जी कोई कुछ कह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, हाँ। प्रधानमंत्री जी का दावा था कि देश सुरक्षित हाथों में है। पिछले टर्म्स में राफेल की फाइल चोरी हो गई थी रक्षा मंत्रालय से, और अभी की बात है जल्दी की, उत्तर प्रदेश में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर खड़ा था, प्रदर्शनी के लिए गया था, वो गायब हो गया। हेलीकॉप्टर गायब होना रक्षा मंत्रालय का, वायुसेना का, ये अपने आप में सवालिया निशान है। और पेपर लीक हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दावा कर रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। ये कैसा सुरक्षित हाथ है? यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, यहाँ राफेल की फाइल गायब हो जाती है, यहाँ वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर जो चिन्कू जिसका नाम था वो उत्तर प्रदेश की राजधानी से जो है गुम हो जाता है। गुम शब्द लिखा गया है अखबारों में कि हेलीकॉप्टर गुम हो गया और उसकी तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर कोई स्टार्ट था क्या घूमता टहलता किसी गली में निकल गया? आखिर किस तरीके का खिलवाड़ देश की रक्षा सुरक्षा के साथ साथ, देश के नौनिहालों के साथ, भारत के भविष्य के साथ हो रहा है? और सरकार ये कहने भर से पल्ला नहीं जड़ जाएगा कि पक्ष विपक्ष को गाली दे, विपक्ष विपक्ष को सौंपे और एक दूसरे की छींचाले दर करके अपने पीछे अपना जो है छुटकारा पा ले कि हमने कानून बना दिया। वो पूछ रहे हैं कि भाई अभी क्यों बनाया, पहले क्यों नहीं बनाया? वो कह रहे जहाँ आपकी सरकारें हैं वही हो रहा है। अरे भाई, जहाँ आपकी सरकारें हैं, मैं कह रहा हूँ इनसे कठोर कानून बना के इम्प्लीमेंट करके सत्ता पक्ष को करके दिखाइए। जोरदार तमाचे का एग्जाम्पल पेश होगा कि देखो हमने आपसे बेहतर कर दिखाया है। ठीक है, चलिए उपेंद्र जी, जिम्मेदारी तो है, देखिए ये तमाम चीजें आई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या एक ऐसी खास वजह हो सकती है जो देर रात को, आधी रात को, ये तमाम चीजों को एकदम से इंप्लीमेंट कराने की जरूरत पड़ी? नोटिफिकेशन जारी हुआ, पहले ये समझने की जरूरत मैंने आपको कहा था कि चुनाव की जिस दिन चुनाव की औपचारिक घोषणा हो जाती है उस दिन से कोई भी राजपत्र जारी नहीं हो सकता है, नई अधिसूचना नहीं जारी होता। मूड तो सरकार ने इस पर करके प्रक्रियाओं को पूरा करके और सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार से जो मामला आया है उसमें आप देख रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष के प्राइवेट सेक्रेटरी की भूमिका महत्वपूर्ण है कि किस तरह से नेशनल हाईवे की गेस्ट हाउस का रूम बुक कराया गया, उसमें रह के लड़कों को पर्चा रटवाया गया, पर्चा दिया गया, रटवाया गया, तब परीक्षा दिलवाई गई। इस तरह से आप समझते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता ठीक है कह रहे हैं, उनके कहने का काम है, लेकिन आपने जो इतने सालों से शासन किया, क्या हुआ? क्यों नहीं आपने कुछ किया? नरेंद्र मोदी को जब लगा
कि मोदी जी को लगा कि नहीं इस तरह के कानून आना चाहिए, तो सरकार ने उस पर आगे बढ़ के कानून बनाने के लिए आगे बढ़ी सरकार। और आज कानून आ गया तो ये कह रहे हैं कि अपने लोगों को बचाने का है। अरे मोदी की गारंटी है कि बड़ा से बड़ा भी लोग होगा तो वो जेल जाएगा, बचेगा नहीं। इसमें जेल जाना है, चाहे छोटा मुर्गा हो या बड़ा मुर्गा। राजा को सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए बरी कर दिया था भ्रष्टाचार के घोटाले से कि वर्तमान केंद्र सरकार इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पा रही है जिनसे इनके विरुद्ध दोषारोपण सिद्ध हो सके। आप ही की सरकार में किया था महोदय 2014 में। ए राजा कनिमोझी जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जेल गए थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी कही थी कि केंद्र सरकार इनके खिलाफ ऐसे कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पा रही। एनडीए के शासनकाल में मंत्री नहीं थे और एनडीए के शासनकाल में एकदम एक दिन में सबूत जुटा के और सरकार नहीं दे सकती है। ये कांग्रेस के शासनकाल का मामला है और कांग्रेस से सबूत जुटाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने उसे बचाने की कोशिश की या समझने की आप कोशिश क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस जितने भी माफिया हैं, तानाशाह हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सब छत्र छाया में, कांग्रेस की छत्र छाया में रहते हैं और कांग्रेस दूसरे पर आरोप लगाते रहती है। छत्र छाया में है ये ना तो विषय है ना मुझे इस पे जाना है। कौन कितना साफ है ये बहुत अच्छे से हमें पता है, उस पर मत जाइए। सवाल ये है कि ये जो अब कानून सामने आया, जो आपने प्रावधान और पॉइंट्स रखे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? जो परतें खुल रही हैं वो तो सब 60 गांठ के ही सामने नाम आ रहे हैं, तो उनको तो सही करिए, जमीनी स्तर पर चीजों को तो ठीक करिए, तब जाके तो आगे कुछ हो पाएगा। कांग्रेस सरकार ने, पहले शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि एनडीए का कोई सीन नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बाद में कह रहे हैं कि हाँ बैठक करेंगे, जांच पड़ताल में तमाम चीजें सामने आएंगी। किसकी नियुक्ति थी, किसने कॉपी को चेक किया, 720 कैसे सबको मिल गए? ये क्या मिली भगत नहीं है? पहले इस सिस्टम को तो ठीक करें हम। और ये राजा सर, ए राजा और कहीं मत जाइए, मैं तो पूछ रही हूँ, उस पर आ जाइए प्लीज। पूछ रहा हूँ मैं अदालत से बाइज्जत बरी कब हुए निर्दोषित होकर के? अदालत से बरी हुए, अदालत एक प्रक्रिया के अंतर्गत बरी करती है कि एक ही दिन में बरी कर देती है। इनके खिलाफ वो रिपोर्ट दी गई, कांग्रेस शासन में उनके खिलाफ रिपोर्ट दी गई। चलिए जयप्रकाश जी अपनी बात रखिएगा, वो सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, वो किसी और दिशा में चले गए। मैडम देखिए वहाँ एक वॉशिंग मशीन है, जितने भ्रष्टाचारी इनके वहाँ चले जाते हैं धूल धिला करके राजा हरिचंद की छठी औलाद हो जाते हैं। अभी पास्को एक्ट में इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को इसलिए जमानत दे दी गई है कि ये विदेश नहीं भाग सकते हैं। और केजरीवाल और आपको जमानत देती है कांग्रेस, तो कोर्ट अच्छी है, न्याय का पालन हो रहा है। और विरोधियों को जमानत देती है तो न्याय का पालन नहीं हो रहा है। ऐसी बात कर रहे, कोर्ट पर अंगुली उठाना छोड़िए, कोर्ट की निष्पक्षता को और न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास कीजिए। अभी ईमानदारी से इस तरह से आरोप लगाना कांग्रेस की आदत रही है और उस आदत के कारण कांग्रेस रसातल में जा रही है। गांधी के सपनों। उपेंद्र जी, जयप्रकाश जी, ठीक है, ये विषय देखिए मुझे लगता है बड़ा विषय है, समय की लेकिन सीमा है, आप लोग इधर से उधर चले जाते हैं। अब मुख्य रूप से बड़ा सवाल है कि कानून जो आया, जो नोटिफिकेशन आया, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा और क्या इसके बाद पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर कानून तो तैयार था, फिर किस बात का इंतजार था? शायद इंतजार इस बात का था कि 60 गांठ से तमाम चीजों को करा ले, मामला दब जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आवाज उठी और ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। अब पेपर लीक को लेकर जो कानून आया है उसको कितनी जल्दी ये इंप्लीमेंट कराते हैं और आगे किस बात की क्या कोई गारंटी देगा कि आगे इस तरह की चीजें ना हो, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बात यहां पर छात्रों के भविष्य की है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।